हाय एवरीवन, सभी का प्यारे बच्चों का वेलकम है। 16 अप्रैल की क्लास को शुरू करेंगे द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। आप बोलते हो ना सर एडिटोरियल रोज करवाया करो, तो देखो आज हमने पॉलिटिकल एडिटोरियल लिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र पे रिलेटेड है। 4-5 दिन पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे लिया था, तो मैंने सोचा बराबर कर दें। अब आ जाओ अपने क्विज पे। जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है, और मजाक में मत लिया करो इसको। 7 में से 7 नंबर अगर आपको मिल जाएं तो उसको बोलते हैं ना आइसिंग ऑन द केक, सोने पे सुहागा। तो मन से क्लास को लेंगे और क्लास के लास्ट में इस क्विज को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। पिच फॉर कंटिन्यूटी। देखिए पिच क्या होती है। पिच होती है खेल खेलने के लिए जो मैदान होता है। जैसे आपको कोलकाता में ईडन गार्डन्स में मिलेगी, लॉर्ड्स में मिलेगी। एक तो वो होती है पिच क्रिकेट की, टेनिस की, है ना, फुटबॉल की। दूसरा जो पिच वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है भूमिका। जब कोई सेल्समैन आपको सामान बेचता है, कोई गाड़ी वाला सेल्समैन आपको गाड़ी दिखाता है, तो हमेशा उस गाड़ी के तारीफों के पुल पुल बांधेगा। है ना, ये गाड़ी 3 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है, ये पेन से लिखावट बहुत अच्छी आती है। तो जब भी कोई चीज़ आपको बेचनी होती है, उसकी भूमिका जो बांधता है सेल्समैन, उसको बोलते हैं पिच। कह रहा है जी ये वाली जो पिच है ना, ये आई है बीजेपी की, और इनकी पिच आई है कंटिन्यूटी की, यानी चीज़ों को बनाए रखने की। इन्होंने कुछ इस तरह की पिच दी है इस बार इलेक्शन से पहले कि हमें आप जारी रखो, कंटिन्यू रखो, देश को आगे हम विकास करवाते रहेंगे। बस यही इनकी पिच है। चलिए, द बीजेपी मैनिफेस्टो इज एज फोकस्ड ऑन अचीवमेंट्स एज ऑन प्रोमिस। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, क्या होता है मैनिफेस्टो? चुनावी घोषणा पत्र। ये वर्ड बना है मैनिफेस्ट नाम की वर्ब से, कल ही आपको करवाई थी। चीज़ों को साकार करना, रियल बनाना। आपने सोच रखा है मैं ये करूँगा, जिस दिन वो कर लोगे वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो वैसे ही मैनिफेस्टो के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां वो बातें लिखती हैं जिनको वो सच करने का इरादा रखती हैं। है ना, हम ये करके दिखाएंगे, वो करेंगे। तो बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो उतना ही फोकस्ड है अपनी अचीवमेंट्स पे जो इन्होंने 10 साल में की हैं, जितना की है ये प्रोमिस पे, आने वाले समय के लिए वादों पे। अपनी अचीवमेंट्स भी गिनाई जा रही हैं और आगे के लिए वादे भी किए जा रहे हैं। मैनिफेस्टो सब्जेक्ट है आपका, इज इसकी वर्ब है। एज फोकस्ड ऑन अचीवमेंट्स एज ऑन प्रोमिस। स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये बड़ी हिसाब से देख लेना, बहुत प्यारी स्ट्रक्चर है। एज प्लस में एडजेक्टिव मिलेगा और फिर एज मिलेगा, या एज प्लस में एडवर्ब मिलेगी फिर एज मिलेगा। आपको ये सीखना है एज के बीच में कब एडजेक्टिव और कब एडवर्ब आपको लगानी है। फॉर्मूला के साथ सिखाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। द हट हैड मॉडेस्ट इंटीरियर बट वॉज एज बिगर एज अ बंगलो। ये हट जो थी इसका इंटीरियर बड़ा मॉडेस्ट था। इंटीरियर मतलब अंदर का ढांचा, डिज़ाइन, समझ गए ना? दीवारें कैसी हैं, कलर कैसा है, वॉलपेपर कैसा है, लाइट्स कैसी हैं। तो इंटीरियर जो था बड़ा मॉडेस्ट था, लेकिन वो उतनी ही बड़ी थी जितना एक बंगलो होता है, जितना एक, समझ गए ना, हवेली होती है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर लगी है एज बिगर एज, और ये स्ट्रक्चर देखते ही आपको इसको इवेल्युएट करना होगा जहाँ भी आपको दिखे। देखो ये हट जो है ना, इसका इंटीरियर मॉडेस्ट था, और ये हट बड़ी थी बंगलो के जितनी ही। समझ पा रहे हो? ये बिगर जो आया है हट के लिए आया है। हट बड़ी थी ना, हट मतलब झोपड़ी। झोंपड़ी यानी हट के लिए जब नाउन के लिए आपको कोई वर्ड लगाना है तो लगेगा एडजेक्टिव। तो यहाँ बिगर तो बिल्कुल ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा, बड़े से बड़ा और उससे भी बड़ा। लेकिन दिक्कत ये है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी आप लगाएंगे उसकी यूज़ करेंगे पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्रीज आप जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात है। गुड, बेटर, बेस्ट, बिग, बिगर, द बिगेस्ट। पॉजिटिव डिग्री यानी पहली वाली डिग्री, बिगर की जगह आपको लगाना होगा बिग। इट वॉज एज बिग एज अ बंगलो। सीख गए कॉन्सेप्ट? चलो अब 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। द शेफ चॉप्ड वेजिटेबल्स एज एफिशिएंट एज अ मशीन। शेफ ने, रसोइये ने चॉप किया, काटा सब्जियों को उतने ही एफिशिएंट तरीके से जैसे कि एक मशीन काटती है। अब ये एफिशिएंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। एफिशिएंट मतलब कुशल तरीका, कुशल तरीके से। अब ये बताओ मुझे, एफिशिएंट वर्ड आया किसके लिए है? सब्जियों के लिए आया है, शेफ के लिए आया है, या चॉपिंग के लिए आया है? चॉपिंग करना है नहीं काटना, चॉपिंग के लिए आया ना। सब्जियां थोड़े ना एफिशिएंट है, शेफ थोड़े ना एफिशिएंट है। शेफ ने जो चॉप किया वेजिटेबल्स को, वो काम बड़ा एफिशिएंट था, मशीन के जैसा।
तो शेफ चॉप द वेजिटेबल्स एज एफिशिएंट ना लगा करके आप लिखेंगे एज एफिशिएंटली एज अ मशीन, क्योंकि अब आपको वर्ब चॉप के लिए एक एडवर्ब का इस्तेमाल करना होगा और एफिशिएंटली एडवर्ब होती है, एफिशिएंट एडजेक्टिव होता है। तो हमेशा स्ट्रक्चर को देखते ही आप देखें एज के बीच में जो लगा हुआ है ताम झाम, ये किसके लिए आया है, नाउन के लिए, वर्ब के लिए। द चिल्ड्रन लाफ्ड एज लाउड एज थंडर फिलिंग द रूम विद जॉय। बच्चों ने हंसे, बच्चे हंसे उतना ही तेजी से जैसे एक थंडर, एक तूफान हंसता है। यानी उनके हंसने की आवाज़ जो थी बच्चों की, सबकी मिल मिला के एक तूफान के जैसी थी, थंडर के जैसी थी। और ये काम किया इन्होंने फिलिंग करते हुए, भरते हुए पूरे कमरे को जॉय के साथ, आनंद के साथ, मज़े के साथ। फिलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, लाफिंग और फिलिंग दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। संडे की क्लास में करवाया था ना आपको। अब मुझे बताओ ये लाउड किसके लिए आया है, बच्चों के लिए आया है, हंसने के लिए आया है, थंडर के लिए आया है? हंसने के लिए आया है। बच्चे हंसे उतना ही तेजी से जैसे एक थंडर, एक तूफान गड़गड़ाता है ना। लाउड एक एडजेक्टिव है, लाउड के लिए आपको एडवर्ब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वर्ब के लिए आपको एक वर्ड चाहिए, एज लाउडली एज आपको लिखना पड़ेगा। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? बस इसी कॉन्सेप्ट, इसी फ्रेमवर्क को हमेशा बना के चलो। इंग्लिश में मोस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी लॉजिक से चलते हैं, इसी तरह के लॉजिक से। कोशिश करते हैं इन क्लासेस में आपको सिखाएं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं एज होमवर्क, इसको एक ट्राई दें। हिज पेंटिंग्स आर एज वाइब्रेंटली एज अ रेनबो बर्स्टिंग विद कलर्स। उसकी पेंटिंग्स जो हैं उतनी ही चमकीली हैं, वाइब्रेंट हैं, जैसे कि एक रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है। और ये है बर्स्ट करते हुए, फटते हुए कलर्स के साथ। उसके पेंटिंग में ऐसा लगेगा आपको कलर्स जो है बर्स्ट कर रहे हैं, कलर्स के गुब्बारे फट रहे हैं। बताना मुझे वाइब्रेंटली को क्या चेंज किया जाए, या इसको ऐसा ही छोड़ दें? हो सकता है ऐसे ही छोड़ दें, ये भी सही हो, है ना। डालो कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे आपको लास्ट में क्विज में क्वेश्चन भी मिलेगा। चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि आप स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से क्लास को एक लाइक और एक शेयर भी देना, ताकि इन क्लासेस को मैं रोज़ शाम को 6 बजे इसी डिज़ाइन में ला सकूं। मॉक टेस्ट पास की जिन बच्चों को ज़रूरत है, लास्ट डे है सेल का टेक्स्ट बुक की। 351 रुपीज़ के अंदर आपको प्रो पास मिल रहा है 1 साल का। मेरे ख्याल से मिनिमम प्राइस है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। प्रो पास के अंदर आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ईपीएफओ, स्टेनो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के कंबाइंड 75,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। सेक्शनल मिल जाएंगे, फुल लेंथ मिल जाएंगे, इजी, डिफ़िकल्ट, हर डिफ़िकल्टी लेवल के। और साथ ही आपके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। फ़ायदा लेने के लिए इस डील का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो 400, 450, आपको पे नहीं करना है। यू हैव टू अप्लाई द कूपन कोड YT10, और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 351 रुपीज़। मेक श्योर टू अप्लाई द कूपन, ताकि आप मिनिमम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास का बेनिफिट ले सकें। लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी 5 वर्ड्स हैं। कंसेक्यूटिव से शुरू करेंगे। जूम इन कर देता हूँ इसको। डाउनलोड आपने कर ही लिया होगा टेलीग्राम से। देखिए कौन का मतलब होता है साथ में, सेकेटिव मतलब है सीक्वेंस से। सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर, पहले ए फिर बी फिर सी। जब चीज़ें एक साथ सीक्वेंस में आती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं, बैक टू बैक आ रही हैं, सक्सेसिव आ रही हैं। शी वॉज एबसेंट फॉर 10 कंसेक्यूटिव डेज। वो गायब थी 10 लगातार दिनों के लिए। फ्रॉम द क्लास, और क्लास से गायब थी। एंड वॉज सस्पेंडेड, और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। 10 लगातार दिनों से, कंसेक्यूटिव दिनों से गायब थी। तो कंसेक्यूटिव को हिंदी में लगातार भी बोल सकते हैं। आप इस वर्ड को आज आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अशर इन। कई बार इसकी कहानी बताई है। अशर वो दरबान होता है जो होटल के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर आपको अंदर तक ले जाता है और आपकी सीट तक छोड़ता है। समझ गए? सिनेमा हॉल में एक आदमी होता है ना, टॉर्च लेकर के आपको आपकी सीट तक छोड़ के आएगा। किसी बड़े आप 5 स्टार में जाएंगे, 3 स्टार 4 स्टार में जाएंगे तो एक बड़ा सा आपको दरबान मिलेगा बाहर, मूँछों वाला। पहले आपको हाय बोलेगा, नमस्ते करेगा, फिर आपको लेके जाएगा, आपकी सीट तक इज्जत से रख के आएगा। तो अशर वर्ड से अशर इन नाम की फ्रेजल वर्ब बनाई है। उसी दरबान की तरह किसी चीज़ को वेलकम करते हुए लेकर के आना, लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, सबके सामने रखना। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा। शीत युद्ध ने अशर इन किया, वेलकम किया, लॉन्च किया एक नई एरा को, नए युग को, जो है न्यूक्लियर वेपन्स का, एटमी बॉम्ब्स का। अब ये अशर इन के सारे सिनोनिम्स हैं। भाई किसी चीज़ को लाते हो तो कमेंट्स भी करते हो, शुरू करते हो। रिंग इन करना भी यही होता है, घंटी बजा बजा करके किसी चीज़ को वेलकम करते हुए लाना। इनिशिएट करना, शुरू करना, वो भी वही बात है। लॉन्च करना, ये भी वही बात है।
कम अप विद करना, थ्रो अप करना अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं, आज नहीं आए हैं लेकिन बहुत क्लासेस में आते हैं, इसी वर्ड के सिनोनिम्स हैं, किक इन भी इसको बोलते हैं। आज आप इनॉग्रेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इनॉग्रेट का मतलब होता है किसी नई चीज़ का उद्घाटन करना, अशर इन करने जैसा ही है ना, दुकान वुकान खोली है आपने, फीता काट रहे हो, इनॉग्रेट कर रहे हो। चलिए अगला वर्ड अपने पास सर्कमवेंट, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ब्रेक कर दो इसको। देखिए गो वेंट गोन यानी जाने के लिए वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स हैं, ये वही वेंट है ऐसा समझ लो। सरकम का मतलब होता है घूम के। जब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है लेकिन रास्ते में कुछ रुकावट है तो आप कैसे जाएंगे? आप ऐसे जाएंगे, आप ऐसे जाएंगे। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं घूम करके जाना, सरकमवेंट करना, बाईपास करना, वर्क अराउंड करना। कोई काम आप सीधी उंगली से नहीं कर पा रहे हो, आपने उंगली को टेढ़ा किया तो आपने सरकमवेंट किया, समझ गए ना, उस काम को आपने थोड़ा सा घूम करके करने की कोशिश की। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और HNIs ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सर्कमवेंट इंडियाज टैक्स लॉज। कुछ अमीर लोग HNIs कौन है? जो देश चलाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग, $1 मिलियन से ज़्यादा जिनकी नेटवर्थ है। कुछ HNIs जो हैं अपने अकाउंट्स को स्विट्जरलैंड और पनामा में खोलते हैं ताकि वो बाईपास कर सकें, बच के निकल सकें भारत के टैक्स के कानूनों से। HNIs को लगभग 40% टैक्स देना होता है अपनी इनकम पे। आप और हम तो 5, 10, 15, 20% देते हैं, HNIs को 40% सरकार जो है टैक्स लगाती है, तो भाग जाते हैं वो बाहर, स्विट्जरलैंड भाग जाते हैं। मैनेज, इवेड, साइड स्टेप, सर्कम नेविगेट, स्टीयर क्लियर ऑफ, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से क्लियर रहना, दूर रहना, साफ रहना, उसके आसपास भी ना आना, बस वही सर्कमवेंट करके आजू बाजू से निकल जाना। ठीक है, यू विल सी दिस फ्रेजल वर्ब इन द आर्टिकल टुडे। चलो सेकंड लास्ट वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंट क्या होता है? अच्छा, कंटेंशन क्या होता है? आपने एक इडियम सुनी होगी, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। कंटेंशन का मतलब ही होता है झगड़ा। हर वो चीज़ कंटेंशियस है जिसमें कंटेंशन है, जिसमें कोई झगड़ा है, कोई कंट्रोवर्सी है, कोई डिस्प्यूट है, डिसएग्रीमेंट है। कंटेंशियस न्यूज़ वो न्यूज़ है जिस पे झगड़ा हो गया। कंटेंशियस डिसीजन वो डिसीजन है जिसका सभी ऑपोजिशन अपोज कर रहे हैं, जिसको समझ पाए। अबॉर्शन इज़ अ हाईली कंटेंशियस इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। अबॉर्शन जो है बहुत ही कंटेंशियस या कंट्रोवर्शियल इशू है पूरी दुनिया में। वैसे ही सलमान रश्दी इज़ एन ऑथर नॉन फॉर हिज कंटेंशियस स्टाइल ऑफ राइटिंग। सलमान रश्दी एक ऑथर हैं जो जाने जाते हैं अपने कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूट वाले स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए। इनकी किताबें हैं ना, आपने सुनी होंगी, बहुत कंट्रोवर्शियल किताबें हैं। जैसे एक किताब है, कौन सी है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेस, है ना, शैतान की आयतें। तो ये इनकी किताबों के लिए ही बैन है ना, हर कंट्री में ऑलमोस्ट। कंटेंशियस को कॉम्बेटिव, डिस्प्यूटिव और बेलिजरेंट भी बोलते हैं। बेलिजरेंट वो है जिसमें बेला हो। बेला मतलब अंग्रेजों की काली माता, द गॉडेस ऑफ वॉर, वॉर की माता। तो बेला वर्ड से बनने वाले सभी वर्ड में कोई ना कोई झगड़ा होगा, बेलिकोज, बेलिजरेंट, है ना। तो बेलिजरेंट वर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, झगड़े से भरा हुआ। चलिए लास्ट वर्ड है सब्सटेंटिव। जिस चीज़ में कुछ सब्सटेंस हो वो होती है सब्सटेंटिव। सब्सटेंस का मतलब होता है कुछ रियल सार। मैं आपको कुछ ऐसे ही पढ़ा दूं, है ना, कुछ आड़ू धाड़ू वर्ड बता दूं ऐसे ही और उनका मीनिंग बता दूं और आप जो है 15 मिनट बाद भूल जाओ, तो ये सब्सटेंटिव क्लास नहीं होगी। सब्सटेंसिव क्लास वो होगी जिसमें से कुछ निकाल के ले जाओगे, कुछ सब्सटेंस निकालोगे। समझ पा रहे हो? इस वर्ड को ऐसे याद रखना है, सब्सटेंटिव यानी जिसमें कोई सब्सटेंस हो, या फिर जो चीज़ किसी सीरियस या इंपॉर्टेंट इश्यू से रिलेटेड हो, जिसमें गहराई हो। अगर एक वर्ड में इसको एक वन वर्ड में बताना चाहें, डेलिबरेटिव हो, थॉटफुल हो, पेंसिव हो, डीप हो, गहरा हो, मीनिंगफुल हो। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है एक गहरी इन्वेस्टिगेशन को, गंभीर जांच को इस पूरे मामले में। गहराई या गंभीरता से भरा हुआ सब्सटेंटिव कहलाता है। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अब अपने आर्टिकल पे जाते हैं, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। ऑफ कोर्स कोई समरी देने की जरूरत नहीं है, चुनावी घोषणा पत्र है बीजेपी का और उसको कर रहा है एनालाइज। पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या किया और आगे के 100 साल ये क्या करेंगे, इस मैनिफेस्टो में बताया गया। मजाक कर रहा हूँ, 100 साल तो पता नहीं, जितने भी साल आएगी बीजेपी, अभी तो यही आने वाली है ना पार्टी। तो इन्होंने आगे बताया है कि आगे 10-5 साल जो भी हमें वोट आप दोगे उससे हम देश में क्या क्या अच्छी चीज़ें करेंगे। टोन है आज की एनालाइज कर रहा है। एक बार मैं 1 मिनट लगा करके आपको आर्टिकल को स्किम करवा देता हूँ ताकि आप इससे और बेहतर आइडिया ले सकें। कोई भी आर्टिकल पढ़ें 300 वर्ड से ज़्यादा का, उसको स्किम जरूर करें, इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है वो आर्टिकल आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा और किस बारे में लिखा हुआ है। स्किम कैसे करना है, मोटे मोटे वर्ड्स पकड़ लो,
मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, जनरल इलेक्शन चुनाव, सीक यानी मांगना, मैंडेट यानी जनादेश, नरेंद्र मोदी भी आ गए, प्रीवियस 2 टर्म्स भी आ गई, आइडियोलॉजिकल एजेंडा यानी वैचारिक एजेंडा, गवर्नेंस प्रशासन आ गया, तीसरी टर्म आ गई, धारा 370 आ गई, जम्मू कश्मीर आ गया, राम मंदिर आ गया, मिस्टर मोदी फिर आ गए। ठीक है, बस देखते जाओ, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, फिर तीसरी टर्म आ गई, बार बार तीसरी टर्म आ रही है। और कुछ देखने वाला है, ड्रिंकिंग वाटर आ गया, एंटी पॉवर्टी आ गया, 25 करोड़ लोग आ गए, गरीबी आ गई, पॉवर्टी आ गई, ट्रिपल तलाक, गवर्नेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी, ट्राइबल, दलित। इतना पढ़ के ही आपको आइडिया लग गया आर्टिकल किस बारे में लिखा हुआ है। और यही काम होता है 30 सेकंड की इस एक्सरसाइज का, जो मैं आपको अभी 1-1.5 मिनट में करवा रहा हूँ। इसेंशियल है, ज़रूरी है, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया, विमेन रिजर्वेशन आ गया, मैनिफेस्टो फिर आ गया, कांग्रेस भी आ गई, वादा भी आ गया, प्रॉमिस भी आ गया, है ना, रिजर्वेशन भी आया है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन भी आया है, सीनियर सिटीजन भी आ गए, कंटेंशियस टॉपिक भी आ रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी भी आ गया, हेल्थ केयर गारंटी लिखी हुई है। बस तो ये करने से आपका मोटा मोटा आइडिया आपको आर्टिकल का लग जाएगा। कर लिया करो ये, है ना, अच्छी एक्सरसाइज है। चलो अब शुरू कर लेते हैं पढ़ना इसको। पर्सनली मैं स्किम नहीं करता हूँ, और आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप स्किम ना करें जीवन में। स्किम तब करना होता है जब 300 वर्ड के आर्टिकल को पढ़ने में आपको 10 मिनट लगते हों। अगर आपको मिनट ही 3 लगते हैं 300 वर्ड का आर्टिकल पढ़ने में, 400 वर्ड का आर्टिकल पढ़ने में, तो स्किम क्यों करना है भाई? समझ गए ना? उस लेवल पे आओ जब 5 मिनट में 1000 वर्ड का आर्टिकल आप पढ़ सको, मीनिंग निकाल सको और क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर सको। रीडिंग करते करते ये लेवल आ जाता है बड़ा इजीली। इन इट्स मैनिफेस्टो फॉर द 2024 जनरल इलेक्शन, द भारतीय जनता पार्टी और द बीजेपी हैज सॉट अ पॉपुलर मैंडेट। अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में 2024 के चुनावों का बीजेपी नाम की इस पार्टी ने, जिसके आगे द भी लगा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने आगे द लगाती हैं, ठीक है, छोटी हो या बड़ी हो। बीजेपी नाम की पार्टी ने सॉट किया है। सॉट जो है सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक, सॉट। सीक के मीनिंग होते हैं मांगना या किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना। तो बीजेपी नाम की पार्टी ने मांगा है, पाने की कोशिश की है, हैज सॉट पॉपुलर मैंडेट को। मैंडेट मतलब जनादेश, लोगों का ऑर्डर, है ना, जनादेश। और पॉपुलर मतलब जो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, आपसे और हमसे जुड़ा हुआ हो। तो इन्होंने हम सबका सपोर्ट मांगा है, पॉपुलर मैंडेट मांगा है तीसरे कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, तीसरी लगातार चुनावी जीत के लिए। टर्म यानी समझ गए ना, तीसरी बार ये पीएम बनेंगे, बीजेपी पार्टी जो है सरकार बनाएगी। और ये कंसेक्यूटिव टर्म होगी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनकी अगुवाई में, इनकी नेतृत्व में। बीजेपी सब्जेक्ट हो गया, हैज सॉट इसकी वर्ब हो गई, सीक वर्ब की V3 लगाई गई है, वर्ब मैंने आपको अभी सिखा दी। कंसेक्यूटिव यानी कन प्लस में सीक्वेंस, एक के बाद एक आने वाला लगातार। तो तीसरी लगातार टर्म हो जाएगी बीजेपी की, अगर इस साल बीजेपी जीतती है। द पार्टीज कैंपेन इज बेस्ड प्राइमरली ऑन इट्स ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। पार्टी का जो कैंपेन है, कैंपेन क्या होता है? कोई भी अभियान, कोई भी मिशन। तो यहाँ पे चुनावी अभियान की बात हो रही है, इलेक्टोरल कैंपेन की बात हो रही है। बीजेपी का चुनावी अभियान जो है आधारित है, बेस्ड है मुख्यतः यानी प्राइमरली या मेनली इनके ट्रैक रिकॉर्ड पे, इनके परफॉर्मेंस पे, जो है पिछली 2 सरकारों की टर्म्स का, प्रीवियस 2 टर्म्स का। सारा कैंपेन जो है पिछले सालों में इन्होंने क्या किया उसी के ऊपर चलाया जा रहा है। कैंपेन की वर्ब इज बेस्ड। बेस्ड एक्चुअल में एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है यहाँ पे। कैंपेन इज गुड, कैंपेन इज इफेक्टिव, कैंपेन इज बेस्ड, है ना। बेस्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट हैज़ अंडरस्कोर्ड इट्स अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ ए कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा। अब ये इट किसके लिए आया है? आप पूछते हैं मुझसे बार बार, सर ये इट कैसे पता लगे? अरे भाई बीजेपी की बात हो रही है ना, तो बीजेपी के लिए इट आया है। इट ने यानी बीजेपी ने अंडरस्कोर किया है, हाईलाइट किया है अपनी अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को। और किस रूप में वो हाईलाइट किया है? इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स में, इन रूप में। और रूप है एडवांसमेंट का, एक कोर आइडियोलॉजिकल एजेंडा का। एडवांसमेंट यानी आगे बढ़ाना, आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक, एजेंडा यानी आप समझते हैं प्लान। तो इन्होंने यही अचीवमेंट दिखाई है कि जो हमारा एजेंडा था, हिंदुत्व का एजेंडा था, उसको हमने एडवांस किया है पिछले 10 सालों में। और इस चीज़ को अपने अभियान में ये हाईलाइट भी कर रहे हैं, अंडरस्कोर कर रहे हैं। और किस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया? एंड गवर्नेंस प्रॉमिसेस, प्रशासन को लेकर के जो इनके वादे थे, देश को कैसे चलाएंगे, इस चीज़ को भी इन्होंने हाईलाइट किया। वाइल मेकिंग अ केस फॉर अ थर्ड टर्म, मेक करते हुए केस को तीसरी दफ़ा के लिए, तीसरी टर्म के लिए।
टू मेक अ केस फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ के लाने के लिए, लाने की पैरवी करना। तो इन्होंने बताया कि जो हमने कहा था वो तो कर दिया, अब तीसरी बार और फिर बुलाओ, है ना। जो हमारे वादे हैं वो तीसरी बार में हम पूरे करेंगे। थर्ड टर्म का केस हम मेक कर रहे हैं। बीजेपी की वर्ब है इट हैज़ अंडरस्कोर्ड, इसकी बीजेपी इट की जो वर्ब है हैज़ अंडरस्कोर्ड परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। आइडियोलॉजिकल यानी जो आपकी आइडियोलॉजी से, विचार से, ख्यालों से रिलेटेड हो। गवर्नेंस यानी प्रशासन, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के कामकाज को बोलते हैं गवर्नेंस। कह रहा जी द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 वॉज अनडन। जो 300 स्पेशल स्टेटस था, खास दर्जा था कश्मीर का, JNK का, आर्टिकल 370 के तहत वो स्टेटस भी अनडन कर दिया गया। डू करना यानी किसी काम को करना, अंडू करना यानी किसी काम पे पानी फेरना, उस काम को वापस पुराने वाली स्टेटस में ले आना। तो इन्होंने ये बोला कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में 370 हमने हटवा दिया है, इसका स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का अनडन हो गया है। एंड द राम टेम्पल इन अयोध्या वॉज इनाग्रेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड टर्म। और राम टेम्पल जो है अयोध्या में, उसको इनाग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया, फीता काटा गया सेकेंड टर्म के दौरान, दूसरे कार्यकाल के दौरान ऑफ मिस्टर मोदी के। तो ये सब बातें इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी हैं। स्पेशल स्टेटस सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, राम टेम्पल की वर्ब है, वॉज इनाग्रेटेड पैसिव वॉइस में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। मंदिर का वैसे उद्घाटन तो नहीं होता है, पर ठीक है वर्ड इन्होंने यूज़ कर लिया। चलिए, कह रहे हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ द कोर प्रोग्राम ऑफ द बीजेपी नेमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज़ बीन प्रॉमिस इन द थर्ड टर्म। एक तीसरा कंपोनेंट भी है इनके कोर प्रोग्राम का, बीजेपी के कोर यानी बेसिक, इनके जो दिमागी ढांचा है जिसके अंदर इन्होंने कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, उस कोर प्रोग्रामिंग का तीसरा कंपोनेंट जो है, अब देखो कॉमा लगा के बता रहा है नेमली। नेमली का मतलब है उसका नाम बता रहे हैं हम उस कंपोनेंट का, जिसको इस नाम से बुलाया जा सकता है, और वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC को इम्प्लीमेंट करना, सभी के लिए समान कानून हो, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कह रहा है हैज़ बीन प्रॉमिस इन द थर्ड टर्म, इसका वादा किया गया है तीसरी टर्म में बीजेपी के द्वारा। थर्ड कॉम्पोनेंट वर्ब है इसकी हैज़ बीन प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस इसको किया गया इन पैसिव वॉइस। द मैनिफेस्टो हैज़ अ कैटलॉग ऑफ मेजर्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड बाय द बीजेपी। इस पूरे मैनिफेस्टो में एक कैटलॉग है। कैटलॉग क्या होती है? लिस्ट। एक लिस्ट है उन मेजर्स की, उन कदमों की जो पहले से इंप्लीमेंट हो गए हैं बीजेपी के द्वारा, जिन कामों को बीजेपी अंजाम दे चुकी है। विच इंक्लूड द ऑनगोइंग फ्री ग्रेन स्कीम दैट कवर्स 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो इंक्लूड करती है अभी चल रही, अभी ऑनगोइंग मुफ्त राशन की स्कीम। PDS में मिलती है ना राशन की दुकान से, तो जिसमें शामिल है मुफ्त राशन की स्कीम, और वही स्कीम जो कवर करती है 80 करोड़ भारतीयों को, 2/3 हमारी आबादी को। और क्या है इसके अंदर? इसमें दूसरी चीज़ इंक्लूडेड है पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, पाइप लगा करके आपके घर तक पानी पहुंचाना, जहां नहीं था वहां भी पहुंचा दिया होगा इन्होंने। तो ये एक चीज़ है इनकी कंपोनेंट की, एक कंपोनेंट है। एंड अदर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, और दूसरे कई एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जिसमें गरीबी हटाई जाती है, पर्टिकुलरली इन हाउसिंग, खास करके हाउसिंग के फील्ड में, घर बनाने के क्षेत्र में। तो ये पूरी एक लिस्ट बना रखी है इन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर। मैनिफेस्टो की वर्ब है हैज़, कैटलॉग का मतलब है लिस्ट, विच आया है इंक्लूड, विच की वर्ब है इंक्लूड, विच आया है कैटलॉग के लिए या मेजर्स के लिए, वो मेजर्स जो बीजेपी ने इंप्लीमेंट किए हैं। दैट आया है स्कीम के लिए, दैट की वर्ब है कवर्स, कवर करती है 2/3 भारतीयों को, मुफ्त में अनाज खिलाती है। चलिए, अब ये 2/3 क्या होता है? 2/3 मतलब 2/3, है ना, 66.6666% जो होता है 2/3 होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये 2/3 जो लिखा हुआ है ये सही है क्या? अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखना हो, तब क्या करेंगे? 1/3 लिखेंगे क्या? कॉन्सेप्ट सभी को आता है, मुझे पता है, सिर्फ आपका रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो याद रखें, जब भी आगे 1 लगा हो, पीछे 3rd हो, 5th हो, 7th हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 1 के साथ में आपको S नहीं लगाना है इस तरह के वर्ड्स के रेशो के लास्ट में। 1/3, 1/5, 1/7। लेकिन 1 के अलावा अगर कुछ और आ जाए आगे न्यूमरेटर में, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाए, तो फिर आपको लास्ट में S जोड़ देना है। 2/3, 3/7, 5/9, समझ गए ना? आगे का 1 आएगा तो पीछे का S नहीं आएगा, और 1 की जगह कुछ और आएगा, तो इस तरह के रेशो में S का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी सा, कई बार करवा भी चुके हैं, आज की क्लास में क्विज में क्वेश्चन भी बनाया इस पे। द मैनिफेस्टो क्लेम्स दैट 25 करोड़ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी।
मैनिफेस्टो ऐसा दावा करता है इस चीज़ का कि 25 करोड़ लोग लिफ्ट आउट ऑफ कर दिए गए हैं पॉवर्टी से, उनको निकाल दिया गया गरीबी से ड्यूरिंग लास्ट 2 टर्म्स ऑफ गवर्नेंस की, प्रशासन की 2 टर्म्स के दौरान, पिछले 10 सालों के दौरान। तो मैनिफेस्टो का ये क्लेम है। मैनिफेस्टो सब्जेक्ट है पीपल की वॉब हैव बीन लिफ्टेड। देखो 80 करोड़ तो अभी भी अनाज खा रहे हैं फ्री में, सरकार उनको दे रही है और खा रहे हैं, तो गरीब ही हैं वो, मुफ्त में अनाज कोई नहीं लेगा किसी से। और 25 करोड़ को निकाल दिया, कितने हो गए? 105 करोड़। आबादी कितनी है? 140 करोड़। जबकि पहले जब आए थे तो आबादी 130 ही करोड़ होगी, 125 करोड़ होगी। मतलब कहने का मतलब है इतना गरीब तो नहीं है भारत। इतना गरीब है क्या? चलो कैलकुलेशन देखा करो। मैं तो हमेशा कैलकुलेशंस पे ना, आंकड़े जो बात आपको बताते हैं वैसी बात कोई भी नहीं करता। इसका मतलब ये है जी 140 में से 105 करोड़ जो हैं गरीब थे, जिनको अब निकाला गया गरीबी से 25 को। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक इज ऑल्सो साइटेड एज एन अचीवमेंट। जो क्रिमिनलाइजेशन है, क्रिमिनल बनाने का काम है इस ट्रिपल तलाक नाम की चीज़ को, ये भी साइड किया गया है, इसका भी हवाला दिया गया है एक अचीवमेंट के तौर पे। क्रिमिनलाइजेशन एक सब्जेक्ट है आपका, वर्ब है इसकी इज साइटेड, पैसिव वॉइस लगाया गया यहाँ पे। ट्रिपल तलाक पता ही होगा ना आपको, 2-3 साल पहले इसको, इस अजीब सी चीज़ को भारत से हटाया गया। द मैनिफेस्टो साइट्स द एक्सपांडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड दलित्स इन गवर्नमेंट। ये मैनिफेस्टो साइट करता है, हवाला देता है। साइट वर्ड पता है ना आपको, हवाला देना। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ। तो इन चीज़ों को जब आप ऐसे बोलते हो तो हवाला देते हो आप, है ना, किसी चीज दूसरे जो है सोर्स का। वैसे ये मैनिफेस्टो हवाला देता है बढ़े हुए रिप्रेजेंटेशन का ओबीसी, ट्राइबल और दलित्स के लिए सरकार में। और कैसे देता है? डैश से डैश के बीच में उस चीज़ का हवाला दिया गया है, वो चीज़ बताई गई है। 60% ऑफ द आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टो। 60% जो है आउटगोइंग मंत्रिमंडल जो है। आउटगोइंग क्यों है? अब सरकार एक बार फिर से पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा इलेक्शंस के बाद, तो एक बार तो सरकार को आपको डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो मंत्रिमंडल जो है हमारा पार्लियामेंट में जो बैठा है, 60% जो है वो अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टो या तो ओबीसी हैं या ट्राइबल्स हैं या दलित्स हैं। और कह रहा है ये इन्होंने कैसे हवाला दिया? एज प्रूफ ऑफ कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस। एक प्रूफ के तौर पे हवाला दिया, सबूत के तौर पे हवाला दिया, जो है इनके वादे का, कमिटमेंट का, सामाजिक न्याय को लेकर के। मैनिफेस्टो की वर्ब है साइट्स, सिंपल सेंटेंस, और कुछ इसमें देखने वाला नहीं है। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा तीसरी टर्म के लिए क्या क्या वादे हैं। इन इट्स पिच फॉर ए थर्ड टर्म द बीजेपी आर्ग्यूज दैट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट इज इसेंशियल। अपनी तीसरी टर्म की सेल्स पिच में बीजेपी ने ऐसा आर्गूमेंट दिया है, ऐसी दलील दी है कि जो कंटिन्यूटी है, जो बने रहने की क्वालिटी है, और किसकी? एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट की, मजबूत और स्थिर सरकार की, ये कॉन्टिन्यूटी बड़ी एसेंशियल है, बड़ी ज़रूरी है। और किस काम के लिए? इन स्टीयरिंग द कंट्री थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। स्टीयर करने में, कंट्री को, देश को स्टीयर करना है, डायरेक्ट करना। गाड़ी का स्टेयरिंग होता है ना, गाड़ी को घुमाते हो आप, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, स्टेयरिंग को घुमा घुमा के करते हो। तो ये सारा एसेंशियलिटी है, ये ज़रूरी है कि स्टेयर किया जा सके या डायरेक्ट किया जा सके पूरे देश को एक ऐसे पीरियड से जो है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का, वैश्विक अस्थिरता का। ईरान ने उस पर हमला कर दिया, इजराइल ने इस पर कर दिया, यूक्रेन यहाँ से, चाइना उसके ऊपर, ताइवान। तो ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी में हमारी सरकार अगर कंटिन्यू रहेगी 15, 20, 25, 30, 50, 100 साल, तो ये बड़ा अच्छा होगा देश के लिए, इसेंशियल है, ज़रूरी है हमारे लिए। बीजेपी की वर्ब आर्ग्यूज, कॉन्टिन्यूटी की वर्ब है इज, इसेंशियल यानी ज़रूरी। स्टीयर द कंट्री थ्रू, किसी चीज़ को कहीं से स्टेयर करना, निकालना। यही वर्ड स्टेयर यहाँ भी यूज़ हुआ है, स्टेयर क्लियर ऑफ। जब आप स्टेयर करके, क्लियर करके, यानी दूर रख के निकालते हैं अपनी गाड़ी को, समझ पा रहे हो ना, किसी दूसरी चीज़ से चिपकने नहीं देते हैं अपनी गाड़ी को, स्टेयर क्लियर करके गाड़ी को डायरेक्ट करते हुए निकालते हैं, बाईपास करते हैं किसी चीज़ को। चलिए आगे आएगा ये वर्ड, वहाँ पे इसका मीनिंग देखना सेट बैठेगा। इट ऑल्सो प्रोमिसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बीजेपी प्रॉमिस करती है CAA एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को, इसको लगाने को। अभी तक ये एक्ट लगाया नहीं गया। एंड द लॉ फॉर विमेंस रिजर्वेशन इन द थर्ड टर्म, और उस लॉ को भी जो है औरतों के रिजर्वेशन का अपनी तीसरी टर्म के अंदर। तो ये 2 वादे भी बीजेपी ने इस बार सरकार बनने के बाद करेगी, ऐसा कहा है ना, दिए हैं वादे। द पार्टी स्टेयर क्लियर्स ऑफ एनी व्यू रिगार्डिंग द डिमांड फॉर ए कास्ट सेंसस। पार्टी जो है बाईपास करती है, स्टेयर क्लियर ऑफ करती है, सरकमवेंट या सरकम नेविगेट करती है, दूर रहती है
किसी भी अपनी व्यू से नज़रिए से जो है लेकर के एक डिमांड को कास्ट सेंसस की जातिगत जनगणना की। अब ये क्या चीज़ है भाई, डैश से डैश के बीच में बताई गई है। विच इज़ अ प्रॉमिस इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो, जो कि एक वादा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का। करेक्ट, बट मेक्स अ मेंशन ऑफ 10% रिजर्वेशन दैट इट इम्प्लीमेंटेड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और EWS। लेकिन फिर भी ये मैनिफेस्टो एक मेंशन जरूर करता है, एक जिक्र जरूर करता है 10% के आरक्षण का, जो इसने लगाया था, इस पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया था EWS सेक्शंस के लिए, अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वही हैं जो अनरिजर्व्ड है और जिनको आरक्षण नहीं मिलता था अभी तक। चलिए, तो इन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन EWS कोटा को इन्होंने सपोर्ट किया। पार्टी की वो है स्टेयर क्लियर ऑफ होना, किसी चीज़ से दूर रहना, स्टेयरिंग को घुमा घुमा के क्लियर रहना, चिपकने न देना। विच की वर्ब है इस, विच आया कास्ट सेंसस के लिए, जातिगत जनगणना के लिए। पार्टी की दूसरी वर्ब है मेक्स, पार्टी जो है मेक करती है, एक मेंशन को, एक जिक्र जरूर करती है। इट आया है इस रिजर्वेशन के लिए, इट इम्प्लीमेंटेड, जिसको इसने इम्प्लीमेंट किया था पार्टी ने। द की न्यू प्रॉमिस दैट इट मेक्स फॉर द थर्ड टर्म इज अ हेल्थ केयर गारंटी वर्थ अप टू ₹5 लाख फॉर सीनियर सिटीजन्स। एक नया, एक की प्रॉमिस जो है, वादा जो है, जो पार्टी मेक करती है तीसरी दफ़ा के लिए, वो है एक हेल्थ केयर गारंटी जिसकी वर्थ होगी ₹5 लाख और जो होगी सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये वादा पार्टी करती है कि ₹5 लाख का हेल्थ केयर गारंटी सबको देंगे, प्राइवेट अस्पताल में आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकें। प्रॉमिस की वर्ब है इस, इट की वर्ब है मेक्स। इन अ नोटेबल डिपार्चर देयर इज़ नो रेफरेंस इन द मैनिफेस्टो फॉर अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एक नोटेबल डिपार्चर में, डिपार्चर यानी डेविएशन, आप चल रहे थे इस रास्ते पे दिल्ली से आगरा की तरफ, अचानक से रास्ता बीच में मोड़ लिया और भरतपुर आ गए, तो ये आपका डिपार्चर है, रास्ते में डेविएशन है। तो कह रहा है ऐसे ही एक नोटेबल डेविएशन में अपने रास्ते को छोड़ते हुए नोटेबल तरीके से कोई रेफरेंस नहीं डाला है पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में NRC नाम के इस कंटेंशियस इशू का। NRC याद होगा ना आपको, आसाम और उधर बंगाल में लग रहा है। NRC का कोई मेंशन रेफरेंस नहीं है। अब ये क्या है, अ कंटेंशियस टॉपिक, एक झगड़े बड़ा मुद्दा। रेफरेंस यानी इशारा, मेंशन वर्ब है इसके इस, कंटेंशियस, बेलिजरेंट, बेलिकोस, कंट्रोवर्शियल, है ना, याद है ना वर्ड। अपार्ट फ्रॉम द एम्फोसिस ऑन मिस्टर मोदीज पर्सनल अपील, द एंटायर मैनिफेस्टो इज टाइटल मोदीज गारंटी। द BJP इज मेकिंग एन अपील टू द ग्रामीण, युवा, अन्नदाता, नारी एंड मिडिल क्लास और ज्ञानम सेगमेंट। कह रहे जी छोड़ करके इस एम्फेसिस को, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके सिवा, इस एम्फेसिस को, इस जोर को, इस बल को जो इन्होंने इस चीज़ पे दिया है, और किस पे दिया है, मिस्टर मोदी की पर्सनल अपील पे, उनकी खुद की पर्सनैलिटी के अट्रैक्शन पे। पर्सनल अपील वही होती है ना आपकी पर्सनैलिटी से जो अपील निकलती है। कह रहे जी वो तो छोड़ ही दो, उसको तो वो देना ही था इन्होंने। और ये दिया कैसे इन्होंने, डैश से डैश के बीच में बताया, पूरे घोषणा पत्र का ही टाइटल है मोदी की गारंटी। कह रहे जी इस चीज़ को छोड़ दो। इस जुमलेबाजी के बाद में BJP मेक कर रही है एक अपील को, BJP एक रिक्वेस्ट कर रही है सभी से, और किसको, इस सेगमेंट को जिसका नाम है ज्ञानम, जिसमें रूरल आ जाएंगे, यूथ आ जाएगी, किसान यानी फार्मर्स आ जाएंगे, नारी यानी विमेन आ जाएगी, और मिडिल क्लास आ जाएगी जिसको बोर्जुआ बोलते हैं। कल एक वर्ड मैंने पूछा था आपसे यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में, है ना, मिडिल क्लास के लिए कौन सा वर्ड है, बोर्जुआ। कह रहे जी ये सारा जो है ना एक अपील की गई है इस पूरे सेक्टर सेगमेंट से, और वो आगे बताया गया सेगमेंट क्या है, विच रिफर्स टू ऑल दीज पीपल्स। ये सेगमेंट रिफर करता है रूरल, यूथ, फार्मर, विमेन और न्यू मिडिल क्लास को। समझ गए ना, सबको अपने दायरे में ले लिया है, सबको बोल दिया कि आप ही के लिए सरकार बनी हुई है, चाहे गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, युवा हो, मिडिल क्लास हो या जो भी हो। मैनिफेस्टो की वर्ब है इज टाइटल्ड, BJP की वर्ब है इज मेकिंग, BJP इज मेकिंग एन अपील, BJP एक रिक्वेस्ट कर रही है। विच आया ज्ञानम के लिए, ज्ञानम की फुल फॉर्म बताई गई है, विच रिफर्स टू ऑल दीज थिंग्स। रिफर के बाद में हमेशा टू लगता है, आपको पता होगा, आई रिफर टू दैट, आई रिफर टू दिस। एक तो इस वर्ड को रेफर मत बोला करो, रेफर बोलते हैं कुछ लोग, रेफर है ना, रेफर नहीं होता, ये रिफर होता है। अब ये रिफर के बाद में टू लगता है, जो अगर मैं इस वर्ड की जगह इसका सिनोनिम लगा दूं हिंट, तो इस टू को किस में बदलेंगे भाई, रिफर टू तो ठीक है, लेकिन हिंट भी तो यही मीनिंग देता है रिफर वाला। अगर इसके बाद में मैं कुछ और प्रेपोजिशन लगाना चाहूं तो कौन सी होगी, हिंट एट। याद है ना, इन दोनों के बीच का फर्क याद रखना, प्रेपोजिशन का फर्क है, मीनिंग दोनों का सेम है। आज के क्विज में मैंने आपसे ये नहीं पूछा है।
कह रहा द मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट्स द बीजेपी स्ट्रेटजी एंड विजन। ये मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट करता है, कागज पे ब्लैक एंड वाइट में उतारता है बीजेपी की स्ट्रेटजी को और विजन को, इनकी रणनीति को और इनके सोच को। विच इंडिकेट्स कॉन्टिन्यूटी इन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया सेट ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स। जो इंडिकेट करता है कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूम को, जो है ट्रेजेक्ट्री में, ग्राफ में इंडिया के, और जो सेट किया गया है पिछले 10 सालों में। तो यही स्ट्रैटेजी है पूरे मैनिफेस्टो की। 10 साल में बहुत आगे गया देश, इसी कॉन्टिन्यूटी को हमें बनाए रखना है ना। इंडिकेट करता है ये पूरा मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो की वर्ब है डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट करना, किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट में, रिटन फॉर्म में लाना, लिखी हुई फॉर्म में लाना। विच आया विजन और स्ट्रैटेजी के लिए, और विच की वर्ब है इंडिकेट्स। सेट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ये वो ट्रेजेक्ट्री है, ये वो पाथ या रास्ता है या ग्राफ है जो सेट किया गया पिछले 10 सालों में 2 सरकारों के दौरान। आफ्टर 2 टर्म्स द बीजेपी हैड टू नेसेसरली रिकाउंट इट्स वेलफेयर स्कीम्स। 2 टर्म्स के बाद, 2 चुनावी सरकारों के बाद, कार्यकालों के बाद बीजेपी को मजबूर होकर काम करना ही पड़ा। बीजेपी हैड टू, और क्या करना पड़ा, जरूरी तौर पे रिकाउंट करना पड़ा, फिर से गिनना पड़ा या गिनवाना पड़ा अपनी वेलफेयर स्कीम्स को, अपनी भलाई के लिए चलाई जाने वाली स्कीम्स को, एंड अदर अचीवमेंट्स को, दूसरी अपनी उपलब्धियों को। कह रहा है बट एज अ पार्टी इन पावर इट्स प्रोमिसेस शुड हैव बीन मोर सब्सटेंटिव। लेकिन फिर भी एक पावर में होने वाली पार्टी होने के नाते इसके जो प्रोमिसेस थे उनको और ज़्यादा मीनिंगफुल, सब्सटेंटिव, गंभीर और डीप होना चाहिए था। समझ गए? चलो, बीजेपी की वर्ब है हैड, प्रोमिसेस की वर्ब है शुड हैव बीन। सब्सटेंटिव, पेंसिव, थॉटफुल, डेलिबरेटिव, डीप, मीनिंगफुल, याद है ना वर्ड जिसमें सब्सटेंस हो। चलिए, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर ये प्रोमिसेस की जगह प्रॉमिस लिखा होता तो हैव का मैं क्या करता? भाई प्रोमिसेस तो शुड हैव बीन, और प्रॉमिस के लिए क्या लिखूं? शुड हैज बीन। ऐसा ही होना चाहिए ना, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ऐसा नहीं होता है, पर क्यों नहीं होता? शुड आ गया बीच में। शुड एक मॉडल वर्ब है, MODAL। शुड, वुड, कुड, मे, माइट, ये सारी वर्ब्स मॉडल वर्ब्स तकरीबन 13 हैं, 11 प्लस में 2। इन सभी मॉडल वर्ब्स को बाद में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए होती है। हैव वर्ब की बेस फॉर्म हैव ही है। तो चाहे प्रॉमिस हो, चाहे प्रोमिसेस हो, शुड, कुड, वुड, मे, माइट अपने बाद में हैव ही लेंगी, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगी। द वोटर्स विल नेसेसरली वे द प्रोमिसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ अचीवमेंट्स। वोटर्स जो हैं जरूर ही वे करेंगे, जरूर ही तोल करके देखेंगे इन सभी वादों को, इस बैकड्रॉप में, इस परिदृश्य के साथ, इस भूमिका के साथ, इस बैकग्राउंड सीनरी के साथ जो है इसकी अचीवमेंट्स की। तो जो वादे आप कर रहे हो, जरूर वोटर जो है पिछले वादों को देखेगा और इन वादों से कंपेयर करेगा और दोनों को तोल के देखेगा। वोटर्स की वर्ब है विल नेसेसरी वे। वे जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? एक वर्ड अंग्रेजी में वेट, वेट का मतलब होता है वजन, जो कि एक नाउन। लेकिन इस वेट नाम के वर्ड के आगे से जब टी निकाल देते हैं तो ये बन जाता है वे, जो कि एक बन जाता है वर्ब, वजन करना। ठीक है, इसीलिए आप वेट मशीन नहीं बोलते, आप बोलते हैं वेइंग मशीन, वजन करने वाली मशीन, वेइंग मशीन। तो वेट और वे, इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस जाने। जैसे कंप्लेंट और कंप्लेन में होता है, एनवेलप के लास्ट में ई लगे और हटा दें तो उससे होता है ना। ये 4-5 वर्ड्स हैं, किसी क्लास में आपको एक साथ करवाऊंगा। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। होपफुली बड़ा सिंपल सा आर्टिकल पसंद आया होगा आपको और समझ में भी आया होगा। अब आ जाओ अपने क्विज पे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यार, प्रीलिम्स वाला। इनमें से वो कौन सा वादा है या अचीवमेंट है जो मेंशन नहीं है, जो मेंशन नहीं है बीजेपी के मैनिफेस्टो में? इन चारों में से ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी ने दावा नहीं किया है कि हमने किया है? चलो, मेरे ख्याल से इसका आंसर देखते निकाल लोगे यार, ऐसा कुछ है ही नहीं है ना। देश में तो रहते हो आप, अंग्रेज थोड़े ना हो। जो काम 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में नहीं हुआ, वो काम आपका आंसर बन जाएगा, है ना। चलिए, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया मैंने, वहाँ से मैच कर लेना। बीच के सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से बहुत ईजी हैं। अशर इन का मीनिंग पूछा है फ्रेजल वर्ब का। बेलिजरेंट, बेला से बना वर्ड है, बेला यानी अंग्रेजों की काली माता, द गॉडेस ऑफ वॉर। तो बेला से बनने वाले वर्ड का मीनिंग पूछा है आपसे। स्टेयर क्लियर ऑफ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है। और यहाँ पे एज के बीच में क्या लगाओगे, ईगर या ईगरली, एडजेक्टिव या एडवर्ब। सही वर्ड को आपको चूज करना है इस फिलर में। वही फॉर्मूला लगाना आएगा किसके लिए, वो नाउन के लिए आएगा तो एडजेक्टिव, वर्ब के लिए आएगा तो एडवर्ब। लास्ट में अगेन वही 2/5, 3/7, 1/3। एक तो एरर आपको इसमें मिल जाएगी और दूसरी आपको मिलनी चाहिए इस कुड वर्ड की वजह से। ठीक है,
चलिए, आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले? कमेंट सेक्शन में जाएं, फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर्स को चेक करें और ज़रूर से मुझे बताएं। क्लास कैसी लगी? पसंद आई? समझ में आया सब कुछ ना? तो समझ में आ गया ऐसा लिख दिया करो, पसंद आई अच्छी लगी बता दिया करो, ताकि जिन क्लासेस को आपको अच्छी लगती है बार बार उसी थीम के टॉपिक्स को मैं रिपीट कर सकूँ इस क्लास के अंदर। तो PD यानी पूरा देखने वाले बच्चे, और जिनको इंटरेस्टिंग लगी हो PDI लिख दिया करो इन द कमेंट सेक्शन। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।